Today we will read chapter 2 New Kings and Kingdoms in History. In this chapter, we will know how the new dynasties emerged during the 7th to 12th centuries. In this chapter, how the dynasties emergence during the medieval period also. So, we start. Many new dynasties emerged after the 7th century. Map 1 shows the major ruling dynasties in different parts of the subcontinent between the 7th and 12th centuries. बहुत सारे ऐसे नए जो वंश थे जिनका उदय 7वीं शताब्दी के बाद में हुआ. तो ये जो मैप आप देख रहे हैं, मैप 1, इसमें बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनका इमरजेंस जो हुआ है वो 7th सेंचुरी के बाद हुआ है. और ये जो मैप है वो ये दिखाता है कि बहुत सारे ऐसे रूलिंग डायनेस्टीज थे सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग हिस्सों में जो 7वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी के मध्य जिनका उदय हुआ. इनमें जैसे चहमांस हैं, गुर्जर प्रतिहार हैं, है ना, और कन्नौज में हुए थे ये, चंदेल हैं, परमास हैं, राष्ट्रकूट हैं, चोल्स हैं, चेरास हैं, पांड्यास हैं. तो ये बहुत सारे जो वंश थे जिनका उदय 7th सेंचुरी से लेकर के 12वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था. हाउ द इमरजेंस ऑफ द न्यू डायनेस्टीज. यू नो द इमरजेंस ऑफ द न्यू डायनेस्टीज बाय द 7th सेंचुरी. देयर वर बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट. Existing kings often acknowledged them as their subordinates or samantas. They were expected to bring gifts for their king or overlords, be present at their courts and provide them with military support. As Samantas gained power and wealth, they declared themselves to be Mahashamanta, Mahamandaleshwara, the great lord of a circle or region, and so on. Sometimes they asserted their independence from their overlords. स्टूडेंट्स, जो नई डायनेस्टीज हुए, जो नए वंशज का जो उदय हुआ है वो 7वीं शताब्दी से लेकर के बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो जमींदार थे और जो वॉरियर चीफ्स थे वो सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग क्षेत्रों में जिनका उदय हुआ. और जो एग्जिस्टिंग किंग्स थे उनको एक्नॉलेज किया गया एज अ सबऑर्डिनेट और उनको सामंता भी कहा जाता था. उनसे ये एक्सपेक्टेशंस थी कि गिफ्ट के रूप में वो अपने राजा और अपने जो मालिक होता था उसके लिए वो कुछ जो है उपहार दें. और प्रेजेंट में उनके जो कोर्ट होते थे वो उन्हें मिलिट्री सपोर्ट जो है प्रोवाइड करते थे. जैसे ही सामंताओं को पावर मिल जाती थी तो उनको एक समृद्धि और पावर जब मिलती थी, ठीक है, या वो प्राप्त कर लेते थे तो वो अपने आप को जो है महासामंता घोषित करते थे. या उनको महामंडलेश्वर भी कहा जाता था, जो कि एक बहुत बड़े क्षेत्र का या रीजन का जो है एक जो है लॉर्ड होता था. और कुछ समय जो है वो अपनी स्वतंत्रता के लिए कुछ समय के बाद क्या है, जैसे वो अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते थे. One such instance was that of the Rashtrakutas in the Deccan. Initially, they were subordinate to the Chalukyas of Karnataka. In the mid-8th century, Danti Durga, a Rashtrakoot chief, overthrew his Chalukya overlord and performed a ritual called Hiranyagarbha, literally the golden bomb. When the ritual was performed with the help of Brahmins, it was thought to lead to the rebirth of the sacrifice as a Kshatriya, even if he was not one by birth. एक ऐसा इंस्टेंस हुआ जिसमें राष्ट्रकूटा हुए डेक्कन में. राष्ट्रकूट जो वंश था प्रारंभ में वो चालुक्य, जो कर्नाटक के जो चालुक्य थे उनके सहायक होते थे. लेकिन मध्य 8वीं शताब्दी के दौरान दंती दुर्ग एक राष्ट्रकूट चीफ हुआ जिसने चालुक्य को उखाड़ करके जो है अपने आप को स्थापित किया और उसको हिरण्यगर्भ की उपाधि दी गई. जब वो जो भी रिचुअल्स को परफॉर्म किया करते थे तो वो ब्राह्मणों की सहायता प्राप्त करते थे. और उनका विचार होता था कि जो पुनर्जन्म के आधार पर, ठीक है, जो भी बलिदान देते हैं वो क्या होते हैं, क्षत्रिय कहलाते हैं. ऐसा, लेकिन इवन इफ ही वॉज नॉट वन बाई बर्थ, तो जन्म से ही जो है नहीं होते. In other cases, men from enterprising families used their military skills to carve out kingdoms. For instance, the Kadamba, Mayur Saraman, and the Gurjar Pratihar Harishchandra
were Brahmins who gave up their traditional professions and took to arms successfully, establishing kingdom in Karnataka and Rajasthan respectively. अन्य केसेस में जो मैन थे या जो एंटरप्राइजिंग फैमिलीज थी, उन्होंने अपनी मिलिट्री स्किल्स का उपयोग किया और जो है राज्य स्थापित किए। कदम मयूर शर्मन जो हुए गुर्जर प्रतिहार में, और एक हरिश्चंद्र हुए थे, ठीक है, हरिश्चंद्र जो कि ब्राह्मण थे और उन्होंने अपने ट्रेडिशनल प्रोफेशंस के द्वारा जो है प्राप्त किया था और वो सक्सेसफुली उन्होंने राज्य स्थापित किए। इनमें कर्नाटक और राजस्थान, कर्नाटक के अंदर कदम मयूर शर्मन ने, और गुर्जर प्रतिहार जो राजा था हरिश्चंद्र, उसने राजस्थान के अंदर जो है स्वतंत्र रूप से राज्य जो है वो स्थापित किए थे। एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स, राज्यों में जो प्रशासन था उसकी क्या व्यवस्था थी। मैनी ऑफ दीज न्यू किंग्स एडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स सच एज महाराजाधिराज, ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स एंड त्रिभुवन चक्रवर्तीन, लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ड्स एंड सो ऑन। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स, बहुत सारे ऐसे जो नए राजा जिन्होंने जो है हाई साउंडिंग टाइटल्स जो है वो एडॉप्ट किए थे, जैसे महाराजाधिराज एक टाइटल होता था जिसको एक ग्रेट किंग कहा जाता था, और त्रिभुवन चक्रवर्तीन लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ड्स, यानी कि 3 शब्दों से मिलकर के जो बनता था। हाउएवर इनके अतिरिक्त उन्होंने कुछ ऐसे दावे भी किए थे। दे ऑफन शेयर्ड पावर विद देयर सामंतास एज वेल एज विद एसोसिएशंस ऑफ पीसेंट ट्रेडर्स एंड ब्राह्मण्स, उन्होंने अपनी शक्ति को जो है अपने सामंतास और अपने जो सामंताज होते थे उनके साथ शेयर किया था, और उन्होंने पीसेंट ट्रेडर्स और ब्राह्मण्स कुछ एसोसिएशंस को भी फॉर्म किया था। इन ईच ऑफ दीज स्टेट्स रिसोर्सेज वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, that is peasants, cattle keepers, artisans who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produced. Sometimes these were claimed as rent due to lord who asserted that he owned the land. Revenue was also collected from traders. ये जो स्टेट थे प्रत्येक में जो जितने भी संसाधन होते थे, रिसोर्सेज होते थे, उन्हें प्रोड्यूसर्स से प्राप्त किया जाता था। जैसे पीसेंट होते थे, कैटल कीपर्स होते थे, आर्टिसंस थे, जो कि उनके बीच में एक कंपेल लिंक होती थी, और कुछ जो है उनसे पार्ट को जो है सरेंडर किया जाता था, जो भी वो उनसे प्रोड्यूस करते थे, मतलब जो भी वो उगाते थे, जो भी वो उत्पादित करते थे, उनसे कुछ हिस्सा जो है वो प्राप्त करते थे, और वो एज अ रेंट के रूप में, यानी कि वो लगान के रूप में उनसे जो है वो लेने का दावा करते थे, जिनसे कि अपनी जो है वो भूमि उन पर उनका जहाँ पर वो कब्जा होता था, जिससे कि वो जो ट्रेडर्स होते थे, व्यापारी होते थे, उनसे भी वो राजस्व की प्राप्ति या किया करते थे। इसमें 400 टैक्सेस के बारे में दिया गया है। द इंस्क्रिप्शन ऑफ द चोलास हु रूल्ड इन तमिलनाडु, जो चोल राजा हुए उनके एक इंस्क्रिप्शन में जहाँ वो तमिलनाडु के अंदर जो है शासन किया करते थे, रेफर टू मोर देन 400 टर्म्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस, उनमें करीब अलग अलग प्रकार के 400 टैक्सेस का जो है विवरण दिया गया है। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली मेंशन टैक्सेस वेटी, जिसको वेटी के रूप में, वेटी जो है कहा जाता था टैक्स का नाम, व्हेन टेकन नॉट इन कैश बट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर, और वो कैश के रूप में प्राप्त नहीं किया जाता था, बल्कि वो एक फोर्स लेबर के रूप में उससे प्राप्त किया करते थे। एंड कड़माई और लैंड रेवेन्यू, उसको कदमाई कहा जाता था या जो है भूमि राजस्व कहा जाता था। देयर वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन थ्रेचिंग द हाउस, द यूज ऑफ अ लैडर टू क्लेम पाम ट्रीज, अ सेश ऑन सक्सेशन टू फैमिली प्रॉपर्टी। इनमें से कुछ ऐसे टैक्सेस भी थे जो कि घर के ऊपर यानी हाउसेस के ऊपर लगाए जाते थे, ठीक है, और उनका उपयोग जो है पाम ट्रीज के लिए किया जाता था। एक सेश भी जो लगाया जाता था जो कि फैमिली प्रॉपर्टीज़ के ऊपर से प्राप्त किया जाता था। These resources were used to finance the king's establishment as well as for construction of temples and forts. They were also used to fight wars, which were in turn expected to lead to the acquisition of wealth in the form of plunder and access to land as well as trade routes. ये जितने भी जो संसाधन थे, जो रिसोर्सेज थे, जिनका उपयोग राजा अपने आप को स्थापित करने एज अ फाइनेंस के रूप में प्रयोग करता था, और जो भी मंदिर या फोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन होता था उसके लिए भी इनका उपयोग किया जाता था,
और इनका उपयोग जो है युद्ध लड़ने के लिए भी किया जाता था। और जो भी इनसे एक्सपेक्टेशंस होती थी यानी कि वेल्थ के रूप में, और जो है लैंड जो होता था जिसको एक्सेस करते थे, या ट्रेड जो रूट्स होते थे वहाँ से भी वो उनसे प्राप्त किया करते थे। द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू वर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम influential families and positions were often hereditary. This was true about the army as well. In many cases, close relatives of the king held these positions. तो ये जितने भी जो फंक्शनरीज थी जिसमें रेवेन्यू कलेक्शन होता था, आमतौर पर उनके लिए जो प्रभावित जो परिवार होते थे, जो इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज होती थी, उनको जो है रिक्रूट किया जाता था और उनको कुछ जो है वंशानुगत रूप से जो है पद दिया जाता था, पोजीशंस दी जाती थी। ये सत्य था उनके बारे में जो आर्मी के अंदर होता था। और बहुत सारे केसेस में जो क्लोज रिलेटिव्स होते थे, उनके जो नज़दीकी संबंधी होते थे राजा के, उनको ये पोजीशंस जो है प्रदान की जाती थी। प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्तीज क्या होता है? प्रशस्तीज कंटेन डिटेल्स दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू बट दे टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डेपिक्ट देमसेल्व्स। जो प्रशस्ति होता है उसके अंदर वो कहीं ना कहीं डिटेल्स को कंटेन करता है। लिटरली ये अगर हम देखें तो ये सत्य नहीं होता है, लेकिन ये हमें उस रूलर्स के बारे में बताता है जिसने अपनी पावर्स को डेपिक्ट किया है। एज वैलियंट victorious warriors. For example, these were composed by learned Brahmins who occasionally helped in the administration. जो विक्टोरियस वॉरियर्स होते थे, जो विजेता होते थे योद्धा, उदाहरण के लिए ये उनको ब्राह्मण्स जो होते थे, जो पढ़े लिखे जो ब्राह्मण होते थे, वो उनको कंपोज करते थे और कई अवसरों पर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी सहायता देते थे। किंग्स ऑफन रिवॉर्डेड ब्राह्मण्स बाई ग्रांट्स ऑफ लैंड। और जो राजा हुआ करते थे वो ब्राह्मणों को जो है भूमि प्रदान करते थे। दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स विच वर गिवेन टू दोज हु रिसीव्ड द लैंड। और ये सब कुछ जो है कॉपर प्लेट्स के ऊपर रिकॉर्ड किया जाता था, जो कि ब्राह्मणों के द्वारा जो भूमि जो है प्राप्त की जाती थी उनको कॉपर प्लेट्स पर जो है मेंशन किया जाता था। यहाँ पर कुछ एक सेट दिया गया, दिस इज द सेट ऑफ कॉपर प्लेट्स रिकॉर्डिंग अ ग्रांट ऑफ लैंड मेड बाई अ रूलर इन द 9th century, written partly in Sanskrit and partly in Tamil. The king holding the plates together is secured with the royal seal to indicate that this is an authentic document. तो ये एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट के रूप में कॉपर प्लेट्स का उपयोग किया जाता था। ये जो सेट आप देख रहे हैं ये कॉपर प्लेट्स का एक सेट है जिसको भूमि प्रदान की गई है और ये रूलर्स के द्वारा बनाया जाता था 9वीं शताब्दी के दौरान। और इस पर कुछ चीज़ें जो है संस्कृत और कुछ तमिल में लिखी जाती थी और ये रिंग जो है इसको होल्ड करती थी और प्लेट्स जो होती थी वो साथ साथ इसको सिक्योर किया जाता था रॉयल शील के माध्यम से। राजशाही मुहर उस पर लगाई जाती थी और वो इसका इंडिकेशन होता था कि ये एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। ओके स्टूडेंट्स, एंड व्हाट वाज गिवन विद द लैंड। तो ये एक दिस इज अ पार्ट ऑफ द तमिल सेक्शन ऑफ अ लैंड ग्रांट गिवन बाय द चोल्स। जो चोल्स के द्वारा जो भूमि प्रदान की गई थी उसके बारे में हमें दिया गया है, इसको एक बार स्टडी कर लेंगे। Unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over Kashmir. It was composed by an author named Kalhan. He used a variety of sources including inscriptions, documents, eyewitness accounts and earlier histories to written his account. Unlike the writers of Prasastis, he was often critical about rulers and their policies. तो 12वीं शताब्दी में एक लंबा जो संस्कृत पोइम कंटेन किया गया था हिस्ट्री में राजा के बारे में, जो कि कश्मीर पर राजा जो शासन करता था, इसको कंपोज किया था उस समय के एक बहुत ही नामचीन जो है लेखक हुए जिनका नाम कल्हण था। उन्होंने बहुत ही अलग अलग प्रकार की वैरायटी ऑफ सोर्सेस का प्रयोग किया था। उसमें इंस्क्रिप्शंस थे, डॉक्यूमेंट्स थे, कुछ जो है आई विटनेस अकाउंट्स भी थे और कुछ जो है अर्लियर हिस्ट्रीज को भी उसमें इंक्लूड किया गया था और उन्होंने अपने अकाउंट में इसको लिखा। और इनके अलावा जो राइटर्स थे वो प्रशस्तीज लिखते थे और इसका काफ़ी जो है क्रिटिकली जो है उपयोग हुआ था रूलर्स के बारे में और उनकी पॉलिसीज़ के बारे में। मतलब जो भी शासक शासन करता था उनकी पॉलिसीज़ के बारे में और शासकों के बारे में जो है आलोचना जो है की गई थी, उनको क्रिटिसाइज भी किया गया था। तो स्टूडेंट, हमने अभी तक जो पढ़ा कि किस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी रहा ड्यूरिंग द 7th से लेकर 12th सेंचुरी के बीच में, और
जो यहाँ पर एक और चीज़ है, ये है द अचीवमेंट्स ऑफ नागभट्ट। नागभट्ट की जो अचीवमेंट्स थे उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। बहुत सारे ऐसे रूलर्स हुए जिन्होंने प्रशस्ति के रूप में अचीवमेंट प्राप्त किया है, ठीक है। जैसे यू रीड अबाउट द प्रशस्ति ऑफ द गुप्ता रूलर समुद्रगुप्त लास्ट ईयर। पिछले वर्ष जो है आप समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ चुके हैं, जो एक गुप्त शासक हुआ करते थे। वन प्रशस्ति रिटेन इन संस्कृत एंड फाउंड इन ग्वालियर। एक प्रशस्ति जो कि संस्कृत में लिखी गई है वो ग्वालियर में पाई गई है, जो मध्य प्रदेश में है। डिस्क्राइब द एक्सप्लॉइट्स ऑफ नागभट्ट अ प्रतिहार किंग। और इसमें नागभट्ट जो था, जो कि एक प्रतिहार वंश का शासक था, उसको उसके साथ किस प्रकार से शोषण किया गया था उसके बारे में इसमें मेंशन किया गया है। तो स्टूडेंट, हमने प्रशस्तिस के बारे में जाना कि प्रशस्तिस क्या होती हैं। ये बहुत ही जो है डिटेल्स को कंटेन करती हैं, है ना। और ये जो है शासकों के बारे में हमें बताती हैं कि उन्होंने किस प्रकार वो जो चाहते थे वो उन्होंने प्राप्त किया, ठीक है। और उन्होंने कौन कौन सी विजय स्तंभ जैसे बनवाते थे, या किस प्रकार से वो विजय युद्ध के दौरान किस प्रकार जो है वो एक योद्धा के रूप में लड़ते थे और विजय प्राप्त करते थे, ठीक है। और वो अपनी वीरता का प्रदर्शन करते थे। तो इस प्रकार की जो प्रशस्ति होती थी उनके माध्यम से उनके बारे में बताया जाता था। और जो राज्य स्थापित हुए उनमें किस प्रकार का जो है शासन व्यवस्था होती थी, प्रशासन कैसा था, और नए वंशों का उदय किस प्रकार हुआ, ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे वारफेयर फॉर वेल्थ, उसके बारे में पढ़ेंगे। और भी बहुत सारे कंटेंट हैं इसमें जिनको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में जो है कंप्लीट करेंगे।